परिच्छेद 89। निषिद्ध वस्तुएं। पेट में गर्म लाल शराब और हवा में हॉटपॉट की समृद्ध सुगंध के साथ उन पांचों को ऐसा महसूस हुआ मानो वे जीवन और मृत्यु की अग्नि परीक्षा से बचकर पुनर्जन्म ले चुके हों। उन्होंने जश्न में अपने अपने गिलास टकराए। कृति जी, क्या आपकी क्षमता सच में विकसित हो गई? रजिता ने मुश्किल से ही अपना प्याला नीचे रखा होगा कि उसने उत्सुकता से पूछ लिया। कृति ने सिर हिलाया, अपने आप पर काफी खुश दिख रही थी। सब एक खास व्यक्ति की वजह से। मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती हूँ कि मेरी क्षमता का स्तर बढ़ गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप अभी इतनी शक्तिशाली थीं। पूनम की आंखें चमक उठीं। मैंने तो अभी तक आपको मुझे बचाने के लिए धन्यवाद भी नहीं कहा। मुझे धन्यवाद क्यों? मिस पूनम, क्या आपको एहसास भी है कि आपने कितनी बार सबको बचाया है? कृति ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया, फिर राघव की ओर शरारती नजर डाली। वैसे, उसी की बात करते हुए, राघव, तुम हमें बताने वाले थे कि तुम इन पिछले 2 दिनों में कहाँ गायब हो गए थे। राघव मुस्कुराया। क्या तुम पहले से ही नहीं जानती? ये सुनकर कृति का चेहरा लाल हो गया और उसने तुरंत पलटवार किया। मेरा मतलब है, तुम वहां कैसे पहुंच गए? बाकी सब उनकी रहस्यमय बातों को सुनकर पूरी तरह से भ्रमित थे। राघव ने एक गहरी सांस ली, खड़ा हुआ और सोफे से रेडियो लेने के लिए चला गया। अगर कोई और स्पष्टीकरण नहीं है तो मुझे इसने पकड़ लिया था। 1542 डाक रेडियो। इसके साथ ही राघव ने उस भयानक प्रसारण में खींचे जाने के बाद के अपने अनुभव को बताना शुरू कर दिया। हालांकि जब कृति वाले हिस्से की बात आई तो उसने विवरणों को छोड़ दिया, केवल इतना बताया कि उसने उसकी भ्रष्टता की प्रक्रिया और अपने कुछ सिद्धांतों को देखा था। लेकिन इतना कुछ सुनकर भी बाकी सब डर के मारे पीले पड़ गए। तो वो पैर की आवाज़ सच में तुम ही थे? रजिता कांप उठी, जैसे उसने अभी अभी कोई डरावनी कहानी सुनी हो। राघव गे, तुम्हारा मतलब है कि तुमने सच में मुझे वहां मार डाला था? राघव ने असुविधा से अपना माथा रगड़ा। वह सिर्फ एक मानसिक खेल था। वह चीज मेरी मानसिक सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। शुरुआत में राघव ने मान लिया था कि रेडियो प्रसारण पूरी तरह से अलौकिक था। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखते हुए, ये सिर्फ अंधेरा नहीं था। किसी तरह की अज्ञात शक्ति सक्रिय रूप से बचे हुए लोगों के दिमाग का शिकार कर रही थी। रजिता की आंखें अचानक चमक उठीं। तो राघव गे, तुम सच में मेरी परवाह करते हो? मुझे मरते हुए देखकर तुम लगभग पागल हो गए थे, है ना? वह शरारत से मुस्कराए। राघव ठिठक गया। इस लड़की को इसी बात का मतलब समझ आया। दूसरी ओर पूनम अभी भी परेशान थी। तो जब मैंने वह रेडियो बंद किया, उसने तुम्हें बचाया? राघव ने सिर हिलाया। हाँ, अगर वह नहीं होता और अगर तुमने रोशनी के जरिए फ्रीक्वेंसी को ठीक करने में मदद नहीं की होती तो मैं निश्चित रूप से बाहर नहीं निकल पाता। समझदारी भरी सोच, राघव। कृति ने ध्यान से सुना, आकर्षित होकर। रुको, तुम कह रहे हो कि मेरे बेहोश होने के बाद कोई अदृश्य प्राणी मेरा खून चूस रहा था? हाँ। उफ। कृति सिहर उठी, खुद को गले लगाते हुए। ये बहुत घिनौना है। राघव का भाव गहरा हो गया। वह राज की ओर मुड़ा। राज, तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था जब हम यूची शहर से भागे थे? राज ने सिर हिलाया। राघव ने अपनी गंभीर आवाज में बात जारी रखी। मैं उस समय भ्रमित था। आवाजें और रोशनी केवल ज़ॉम्बी और गूलों को आकर्षित करती हैं। लेकिन जब भी हम किसी भयानक इकाई को खींचते हैं, वे पहले से ही पास में होती हैं। सबने अपनी सांसें थाम लीं। राघव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उस डाक रेडियो में फंसने के बाद अब मैं निश्चित हूँ। इनमें से कुछ चीज़ें हमेशा से हमारे आसपास रही हैं। कुछ केवल अंधेरे में दिखाई देती हैं। अन्य को देखने के लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। उसके शब्दों ने सबके शरीर में ठंडक दौड़ा दी। रजिता स्पष्ट रूप से कांप उठी, घबराकर चारों ओर देखती हुई। रुको रुको रुको, तुम कह रहे हो कि वे भयानक चीज़ें हर समय ठीक हमारे बगल में हो सकती हैं? बिल्कुल। राघव का लहजा पूरी तरह से गंभीर था। समूह पर एक गहन चुप्पी छा गई। हालांकि राघव का सिद्धांत पुष्टि नहीं हुआ था, लेकिन यह एक भयानक चेतावनी के रूप में काम कर रहा था। पहले से कहीं अधिक उसने महसूस किया। उन्हें एक बेहतर पता लगाने की विधि की आवश्यकता थी, और उसकी कुंजी थी सोल वेव डिटेक्टर। सोल वेव डिटेक्टर। यह उपकरण भयानक संस्थाओं, ज़ॉम्बी और अन्य अलौकिक खतरों का पता लगा सकता था। मानवता के अस्तित्व के लिए सक्रिय रूप से खतरे का पता लगाने की क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसके बिना उनके पास 10,000 जीवन भी नहीं बचेंगे। मुझे लगता है मुझे आखिरकार समझ आ गया कि 1542 डाक रेडियो वास्तव में क्या है। कृति ने अचानक राघव पर आंखें सिकुड़ी। कोई अलौकिक चीज, लेकिन क्षमताओं से संबंधित नहीं। राघव, क्या तुमने एंजल प्रोजेक्ट की फाइलें पढ़ी हैं जो मैंने तुम्हें दी थीं? राघव ने वह पोर्टेबल हार्ड ड्राइव निकाली जो उसने उसे पहले दी थी।
वह भान सिकोड़ता है। अभी तक नहीं, मेरे पास सोने तक का समय नहीं मिला, पढ़ने की तो बात ही छोड़ो। कृति ने अपनी उंगलियां चटकाईं। उसने हार्ड ड्राइव पकड़ी और गाड़ी संख्या 2 की ओर भागी। एक पल बाद वह अपने हाथों में एक पोर्टेबल स्क्रीन के साथ लौटी। मुझे लगता है कि यह सब समझाता है। उसने उसे उनके सामने रख दिया। सब लोग क्षमताओं पर इतने केंद्रित थे कि हमने बाकी सभी अजीब चीज़ों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। ये देखो, स्क्रीन पर एंजल प्रोजेक्ट का एक पुराना दस्तावेज था। अजीब और असामान्य घटनाओं पर एक वैश्विक जांच। ये रिपोर्ट पूर्व संघीय सरकार के एक अब निष्क्रिय हो चुके विभाग द्वारा संकलित की गई थी, जिसे कहा जाता था विशेष वस्तु जांच विभाग SIID। रिपोर्ट में ध्रुवीय रात्रि के दौरान हुई अजीब घटनाओं के शुरुआती रिकॉर्ड थे। और इन सभी घटनाओं में एक बात सामान्य थी, वे सभी विशिष्ट वस्तुओं के कारण हुई थीं। ये वस्तुएं प्रलय से पहले की साधारण वस्तुएं थीं, लेकिन सर्वनाश के बाद वे अलौकिक घटनाओं के लिए उत्प्रेरक बन गईं। माना जाता था कि वे एक अज्ञात शक्ति से दूषित हो गई थीं, उन्हें असाधारण कलाकृतियों में बदल रही थीं। एंजल प्रोजेक्ट ने इन वस्तुओं को इस रूप में वर्गीकृत किया: निषिद्ध वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो क्षेत्रीय या संक्रामक अजीब घटनाएं पैदा करने में सक्षम हैं। रिपोर्ट में कई भयानक मामलों को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन केवल 2 की पुष्टि की गई थी और उन्हें नियंत्रित किया गया था। निषिद्ध वस्तु SIID-01 बिग बेन। नियंत्रण विधि, नियंत्रण स्थान लिस्बन शाखा एंजल प्रोजेक्ट। निषिद्ध वस्तु SIID-02 डेजर्ट 8,57,404 टैक्सी। नियंत्रण विधि, नियंत्रण स्थान मो सिटी शाखा एंजल प्रोजेक्ट। कृति ने कोला का एक घूंट लिया, फिर राघव की ओर देखा। ज़्यादा रिपोर्टें नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे यकीन है कि वह डाक रेडियो उनमें से एक है। परिच्छेद 90 रेडियो। राघव ने गहरी भान सिकोड़ी। तो इस रेडियो का सच में क्षमताओं से कोई लेना देना नहीं हो सकता, और न ही यह कोई भयानक इकाई या राक्षस है। कौन जानता है, कृति ने कंधा उचकाते हुए कहा। भले ही हमें ये पता चल जाए, लेकिन इन चीज़ों में कोई भविष्यवाणी नहीं है और इन्हें पहले से पता नहीं लगाया जा सकता। भयानक घटनाओं पर शोध करने के अलावा इसका कोई खास उपयोग नहीं लगता। जरूरी नहीं कि यह बेकार हो। राघव ने अपने हाथ में रखे रेडियो को सार्थक अभिव्यक्ति के साथ देखा। अगर इसे नियंत्रित किया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि इसकी शक्ति कितनी भी अजीब क्यों न हो, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बस इतना ही कि हालांकि उसे अभी तक इस निषिद्ध वस्तु की शक्ति का उपयोग करना नहीं आता था, लेकिन चूंकि उसने इसे प्राप्त करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे फेंकेगा नहीं। कौन जानता है, हो सकता है कि यह भविष्य में बहुत काम आए। इसके अलावा यह इसी भयानक रेडियो ने राघव को कृति को दूषित करने वाले राक्षस को देखने दिया, जिसके कारण उसकी क्षमता विकसित हुई। तो एक तरह से ये भेस में एक वरदान था। राघव गे। रजिता ने उसके हाथ में रखे रेडियो को देखा, उसका छोटा सा चेहरा सावधानी से भरा हुआ था। क्या हम अभी भी इस रेडियो का उपयोग कर सकते हैं? यह आसान है। राघव की आंखें झपकीं। उसने अपना हाथ उठाया और रोशनी की एक चमक के साथ उसके सामने एक बिल्कुल नया रेडियो दिखाई दिया। उसने जितनी सामग्री इकट्ठी की थी, उससे एक साधारण रेडियो बनाना उसके लिए कोई चुनौती नहीं थी। जहां तक 1542 डाक रेडियो की बात है, उसने देर रात तक, जब कोई आसपास न हो, यांत्रिक रूप से उसे नष्ट करने की कोशिश करने का फैसला किया, बस सुरक्षित रहने के लिए। कोई चीज़ कितनी भी भयानक क्यों न हो, वह अभी भी सिर्फ एक रेडियो ही है। और ये देखते हुए कि फ्रीक्वेंसी से निकली अजीब शक्ति ने उसके यांत्रिक हृदय को प्रभावित नहीं किया था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था, मेरा कोड तुम्हारे कोड से ऊपर है? इस योजना को ध्यान में रखते हुए राघव ने पुराने रेडियो को रख दिया और नए बनाए रेडियो को मेज पर रख दिया। उसी सेटअप का पालन करते हुए उसने 3 मुंह वाले मकड़ी राक्षस से प्राप्त भयानक रक्त क्रिस्टल को लगा दिया। सब तैयार है। राघव ने अपना हाथ डायल पर रखा और ट्यूनिंग शुरू कर दी। हर कोई तुरंत तनावग्रस्त हो गया। घर घर घर। संघीय रेडियो वायबी क्षेत्र प्रसारण। राज पर्वत की उत्तरी तलहटी में एक मजबूत आत्मा तरंग गड़बड़ी का पता चला है। बी श्रेणी की एक अतिविशाल भयानक इकाई वायुमंडलीय जेलीफिश की पुष्टि हुई है। इकाई वर्तमान में सिंगूर शहर की ओर बढ़ रही है। संघीय फीनिक्स बचाव संगठन ने रोकने के लिए आयरन गार्ड बटालियन 52 को तैनात किया है। G1523 और X556 से सिंगूर शहर या मैपल शहर की ओर जाने वाले बचे हुए लोगों को रास्ता बदलने की सलाह दी जाती है। ये संदेश संघीय फीनिक्स बचाव संगठन द्वारा प्रदान किया गया है। संघीय रेडियो वायबी क्षेत्र प्रसारण। दाजू माउंटेन टनल के ढहने के कारण तियानहाई प्रांत के फीनिक्स डिवीजन ने सिंगूर शहर के नंबर 1 स्पेसपोर्ट आरोहण मार्ग की तत्काल मरम्मत की है।
अगाध क्षेत्र संख्या 3 कानपुर शहर, आदमपुर इंदवारा, भोपाल शहर, मैपल शहर और राज शहर से भाग रहे शरणार्थी दाजू माउंटेन पठार को दरकिनार करने के लिए हुआनिक्सिंग हाई अल्टीट्यूड कॉरिडोर का उपयोग कर सकते हैं। वैकल्पिक मार्गों में शामिल हैं उत्तर 756 पठार राजमार्ग साफ और दक्षिण पूर्व एक्सप्रेसवे GS 66। घर शहरव्यापी आपातकालीन चेतावनी, सिंगूर शहर में ज़ॉम्बी झुंड का बड़े पैमाने पर प्रकोप हो रहा है। ध्रुवीय रात्रि के प्रभावों के कारण स्पेसपोर्ट नंबर 1 3 दिनों में बंद हो जाएगा। संघीय फीनिक्स वैश्विक प्रसारण, अंधेरे ज्वार के कारण वैश्विक तापमान गिर रहा है। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बर्फीले तूफान और प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। महत्वपूर्ण सूचना, परीक्षणों से पता चलता है कि बर्फ और काली बारिश ध्रुवीय रात्रि प्लेग से दूषित हैं, जिनमें अज्ञात बैक्टीरिया और ऊर्जा आधारित संक्रमण हैं। इससे वन्यजीवों में व्यापक उत्परिवर्तन हुआ है। उबालने और उच्च तापमान पर आसवन से संक्रमण दर आंशिक रूप से कम हो सकती है। संघीय फीनिक्स वैश्विक प्रसारण, बर्फीले तूफान वाले क्षेत्रों में कई नए खोजे गए गैर निशाचर भयानक जीव उभरे हैं जो अत्यधिक खतरा पैदा कर रहे हैं। दिन के समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। अनगिनत प्रसारण डाक रेडियो से लगातार आते रहे, कमरे को एक गहन चुप्पी से भरते रहे। हर किसी की मिली जुली भावनाएं थीं, निश्चित नहीं थे कि राहत महसूस करें या अधिक चिंतित हों। सर्वनाश में आधिकारिक खबरें सुनना कुछ हद तक आश्वासन देने वाला था। जानकारी निस्संदेह महत्वपूर्ण थी, लेकिन साथ ही इन रिपोर्टों ने उनके दिलों पर और भी गहरा साया डाल दिया। जीवित रहना सचमुच कड़ी मेहनत है। कृति छत की ओर देखते हुए शिकायत करने वाली पहली थी। राघव, बस इस ट्रेन को अंतरिक्ष यान में बदल दो, चलो किसी दूसरे ग्रह पर जाकर रहते हैं। उसके मजाक ने माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया। राघव ने गहरी सांस ली। सकारात्मक पक्ष को देखते हुए आरोहण मार्ग की मरम्मत हो जाने से हमें खुद से तोड़ने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। साथ ही आयरन गार्ड बटालियन वहां है, इसलिए हम पूरी तरह से अकेले नहीं हैं। एक बार जब हम हाई एल्टीट्यूड कॉरिडोर को पार कर लेते हैं तो वहां एक विद्युत चुंबकीय त्वरण प्रणाली है जो हमें जियाजो शहर 4500 किलोमीटर दूर तक ले जाएगी। भले ही अगाध क्षेत्र संख्या 3 का विस्तार हो, हम तक पहुंचने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। हमें आखिरकार कुछ धूप का आनंद लेने को मिलेगा। आप सही कह रहे हैं। पूनम ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भान से कुड़ी। लेकिन हमें अपने साफ पानी को राशन देना होगा। बर्फीले तूफान और पानी का दूषित होना पूरे ग्रह के लिए एक पारिस्थितिक आपदा हो सकता है। हाँ, क्या इसका मतलब है कि हमें फिर कभी ताज़े फल और सब्जियां खाने को नहीं मिलेंगी? रजिता ने मुंह फुलाया। बेशक मिलेंगी। राघव का चेहरा गंभीर था। सबसे बुरी स्थिति में हम ट्रेन पर खेती करेंगे। हम लोंगबो से हैं, हम कहीं भी फसलें उगा सकते हैं। पास में राज ने उन्हें अजीब नज़र से देखा। ये बातचीत जीवन मरण के संकट से खेती में कैसे बदल गई। आगे की देरी से बचने के लिए राघव ने ट्रेन को मरम्मत किए गए रेलवे खंड से आगे बढ़ाया। फिर उसने रेडियो से भयानक रक्त क्रिस्टल हटा दिया और परीक्षण के लिए उसे सोल वेव डिटेक्टर पर रखा। क्लिक, उसने डिटेक्टर का बटन दबाया। क्रिस्टल ने लाल ऊर्जा तरंग की एक धुंधली चमक उत्सर्जित की, इससे पहले कि वह जल्दी से उसे वापस ले लेती। डिटेक्टर पर गेज सुई हिलने लगी। -21। कॉकपिट के अंदर पूनम और कृति ने जिज्ञासा से देखा। क्या ये संख्या अधिक है या कम? कम। राघव कृति की ओर मुड़ा। क्या तुमने नहीं कहा था कि नियमित ज़ॉम्बी -1 पर होते हैं? ये रीडिंग -100 से अधिक भी नहीं है, इसलिए इसका मतलब है कि आसपास कोई भयानक इकाई नहीं है फिलहाल। कृति ने सिर हिलाया। बात समझ में आती है। एकमात्र चीज़ जो हमें नहीं पता है वह है डिटेक्टर की सीमा। ये कम से कम कुछ 100 मीटर होनी चाहिए। उस अलाव सभा ने काफ़ी क्षेत्र को कवर किया था। ठीक है तो, कृति ने जम्हाई ली। उस स्थिति में मैं थोड़ी आराम कर लेती हूँ। मिस पूनम, मुझे बाद में जगह देना। मुझे अभी भी जल ऑक्सीजन परिसंचरण प्रणाली को स्थापित करना पूरा करना है। ठीक है, सो जाओ। राघव के विश्लेषण को सुनकर पूनम ने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि कृति के जाते ही उसका भाव बदल गया। राघव, देखो, डिटेक्टर पर लगा भयानक रक्त क्रिस्टल काफी धुंधला हो गया था, जैसे उसके रक्त ऊर्जा का एक हिस्सा खपत हो गया हो। राघव का चेहरा गहरा हो गया। ठीक जैसा मैंने सोचा था, यह एक उपभोज्य वस्तु है। ये चीज़ ज्यादा देर नहीं चलेगी। इतना कीमती पदार्थ, और यह केवल कुछ ही बार काम करता है। पूनम दुखी दिखी। लेकिन अगर यह हमें सुरक्षित रहने में मदद करता है तो यह इसके लायक है। शिफ्टों में पहरा देना कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं था। अगर भयानक इकाइयां दिखाई नहीं दे सकती हैं तो गार्ड भी उनका पता नहीं लगा पाएंगे। सोल वेव डिटेक्टर अब एक आवश्यक उत्तरजीविता उपकरण था।
जैसे ही रोशनी धीमी हुई, बाहर बर्फीला तूफान तेज हो गया। कई दिनों में पहली बार बर्फीले मैदानों पर खड़ी भारी ट्रेन आखिरकार आराम पर थी। हर कोई थक चुका था। स्टील फोर्ट्रेस ने उन्हें बहुत ज़रूरी सुरक्षा की भावना दी। रजिता और कृति लगभग तुरंत सो गए। कॉकपिट में पूनम ने अंधेरे दालान की ओर देखा। उसका शरीर शिथिल हुआ और वह अचानक राघव की बाहों में गिर गई। कई दिनों के तनाव ने उसे पूरी तरह से थका दिया था। राघव के सुरक्षित वापस आने पर उसे आखिरकार तूफान के बीच कुछ थामने के लिए मिल गया था। राघव, उसकी आंखें लाल हो गईं, उसके कंधे कांप रहे थे जब उसने फुसफुसाया, वापस आने के लिए धन्यवाद। राघव का दिल नर्म पड़ गया। अगर वह नहीं होती तो वह उस भयानक रेडियो फ्रीक्वेंसी से वापस नहीं आ पाता। उस क्षण से प्रभावित होकर उसने उसे कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। परिच्छेद 91। काम। ट्रेन के अंधेरे डिब्बे के अंदर हीटिंग सिस्टम से निकलने वाली गर्मी ने मोटी कवच के बाहर की कड़ाके की ठंड के साथ एक तीव्र विरोधाभास पैदा किया। अपने बिस्तर पर लेटा हुआ राघव ने पूनम की ओर देखा, जो उसके बगल में गहरी नींद में थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता की एक झलक थी। सर्वनाश ने उसे थोड़े ही समय में बहुत कुछ सिखा दिया था। भोजन और पानी अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे, और जबकि ज़ॉम्बी और भयानक इकाइयां घातक खतरे थे, अकेलापन और बचने का डर भी उतना ही दम घोंटने वाला था। पूनम के समर्थन के बिना, कृति की क्षमता के बिना, राज और रजिता की मदद के बिना आगे बढ़ते रहने का साहस जुटाना भी अविश्वसनीय रूप से मुश्किल होता। बाहर बर्फीला तूफान भयंकर रूप से जारी था। राघव उठा, कपड़े पहने और चुपचाप वेल 03E के कॉकपिट की ओर गया। ट्रेन पर एक पूर्ण निदान और मरम्मत जांच चलाने के लिए अपने यांत्रिक हृदय को सक्रिय किया। आसमान में मौजूद विशाल भयानक इकाई एक काले बादल की तरह उसके दिमाग पर दबाव डाल रही थी, जिससे वह अशांत महसूस कर रहा था। उसने ट्रेन के कवच को थोड़ा और मजबूत करने के लिए समय का उपयोग करने का फैसला किया। अब जब ट्रेन के कवच को अपग्रेड कर दिया गया था, तो बढ़ा हुआ वजन हीटिंग सिस्टम की बिजली की खपत के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के ऊर्जा भंडार पर दबाव डाल रहा था। इससे ट्रेन चलाने की ईंधन लागत सीधे बढ़ गई। अगर मैं अपने यांत्रिक हृदय को स्तर 3 तक अपग्रेड नहीं करता, तो एक दिन में 300 किलोमीटर की यात्रा करना भी एक संघर्ष होगा। उम्मीद है भूमिगत शहर में कुछ उपयोगी ऊर्जा प्रणाली होगी जिससे कुछ दबाव कम हो सके। सबसे महत्वपूर्ण कवच मरम्मत को संभालने के बाद राघव वापस बिस्तर पर लौटा, एक अलार्म सेट किया और खुद को आराम करने के लिए मजबूर किया। सोल वेव डिटेक्टर की बदौलत उसने रात के लिए केवल राज को ट्रेन के पीछे की रखवाली के लिए सौंपा। सामने की कार में रडार चेतावनी प्रणाली ने उसे कुछ शांति दी। उसे अपनी ऊर्जा ठीक करनी थी, कल का दिन आसान नहीं होगा। बीप 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 बीप। सुबह 8 बजे राघव की हाथ घड़ी के अलार्म ने उसे जगाया। उसने खुद को काफ़ी ताज़ा महसूस किया। पूनम अभी भी गहरी नींद में थी। ट्रेन में केवल 2 गैर उन्नत मनुष्यों में से एक होने के कारण उसकी क्षमता दूसरों की तुलना में बहुत कम थी। यहाँ तक कि रजिता की तुलना में भी वह शारीरिक रूप से कमज़ोर थी। लगातार तनाव के दिनों के बाद यह शायद पहली बार था जब उसे ठीक से आराम मिला था। उसे परेशान न करने के इरादे से राघव चुपचाप उठा, डिब्बे संख्या 2 का दरवाज़ा खोला और कृति को पहले से ही कंप्यूटर पर बैठा काम में व्यस्त पाया। हेलो बॉस। कृति ने ऊपरी रोशनी चालू नहीं की थी। मॉनिटर की नर्म चमक उसके चेहरे को रोशन कर रही थी, जिससे राघव को अचानक एक वाक्यांश याद आया। इंटरनेट की आदि लड़की, उद्धरण चिन्ह ... तुम जल्दी उठ गई। मैं बहुत देर तक सोई थी। ठीक है। कृति ने आलस्य से अंगड़ाई ली, ऊर्जा से भरी हुई, और मुस्कुराई। इस समय मैं इस ट्रेन में सबसे ज्यादा जागी हुई इंसान हूँ। बुरा नहीं, ऊर्जावान छोटी मिस। राघव मुस्कुराया। क्या तुम जल ऑक्सीजन परिसंचरण प्रणाली पर काम कर रही हो? ये लो टिल्ड। कृति ने स्क्रीन की ओर इशारा किया और अपने होंठ सिकुड़े। यह इतना सरल नहीं है। सबसे पहले हमें ट्रेन की जल आपूर्ति से अलग जीवन जल के लिए एक अलग भंडारण टैंक चाहिए। फिर फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की शुद्धिकरण ब्लूप्रिंट का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। अगर आप हीटिंग सिस्टम स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको ट्रेन के पानी के टैंक और जीवन जल टैंक को एक लूप में जोड़ना होगा। इस तरह आप आसवन को एकीकृत कर सकते हैं। यह पानी को शुद्ध करता है और साथ ही गर्मी भी प्रदान करता है। जहां तक जल ऑक्सीजन प्रणाली की बात है, वह और भी जटिल है। अगर आप एक पौधारोपण डिब्बा स्थापित कर रहे हैं, तो आपको हाइड्रोपोनिक्स, ड्रिप सिंचाई और वायु विनियमन की आवश्यकता होगी, जिसका मतलब है कि आपको ऑक्सीजन चक्र को ठीक से काम करने के लिए ट्रेन को पूरी तरह से सील करना होगा। ये सुनकर राघव को दिलचस्पी हुई। उसने एक कुर्सी खींची और बैठ गया।
सही कहा, मूल रूप से मैं सिर्फ ट्रेन की जल आपूर्ति में सुधार करना चाहता था, लेकिन अब हमें शुद्धिकरण, पुनर्चक्रण, हीटिंग और खेती पर विचार करना होगा। यह अधिक जटिल होता जा रहा है, लेकिन हम पहले जल शुद्धिकरण और पुनर्चक्रण से शुरुआत कर सकते हैं। जहां तक हीटिंग की बात है, वर्तमान गर्म हवा प्रणाली अभी भी कार्यशील है। मैं सोच रहा था भूमिगत शहर संख्या 9 में उन्नत प्रणालियां होनी चाहिए। हम उन्हें सीधे कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके डिज़ाइन का अध्ययन कर सकते हैं। हो सकता है कि उनके पास पहले से ही एक तैयार प्रणाली हो जिसका हम लाभ उठा सकें। कृति की आंखें चमक उठीं। ओह, ये सही है। इतनी बड़ी जगह में निश्चित रूप से एक वनस्पति क्षेत्र होगा, और एक चिकित्सा प्रणाली भी। थप, उसने अपनी हथेलियों को एक साथ थपथपाया। उसकी नज़र राघव को उत्साह से घूर रही थी। और एक और महत्वपूर्ण बात। क्या? एक एआई सिस्टम मॉड्यूल। कृति की आंखें चौड़ी हो गईं। अगर हमें एक उच्च प्रदर्शन वाला एआई मिल जाता है, तो हम उससे अपनी ट्रेन की प्रणालियों के लिए एक अनुकूलित समाधान डिज़ाइन करवा सकते हैं। हमारे अंधेरे में विचार करने से कहीं बेहतर। राघव ने सिर हिलाया। ये समझदारी की बात है। और कृति अधिक से अधिक उत्साहित हो रही थी, अपनी कुर्सी को घुमा रही थी। क्योंकि उसने केवल शॉर्ट्स पहने हुए थे, उसकी लंबी टांगें लापरवाही से राघव की ओर फैल गईं। भूमिगत शहर में एक शाश्वत श्रेणी की रेल ट्रेन भी हो सकती है, जिसका उपयोग संसाधन परिवहन या आपातकालीन निकासी के लिए किया जाता हो। इन सुपर ट्रेनों में लघु परमाणु रिएक्टर लगे होते हैं। अगर हम उनमें से एक हासिल कर सकें। उसके अत्यधिक उत्साह को देखकर राघव मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बेशक वह ये सब चाहता था। वह जानता था कि भूमिगत शहर में अत्याधुनिक तकनीक होगी। यांत्रिक क्षमताओं वाले किसी व्यक्ति के लिए ये स्वर्ग था। लेकिन वह ये भी जानता था, चीजें इतनी सरल नहीं हैं। सबसे पहले, दुनिया के अलग होने से पहले भूमिगत शहर संघीय सरकार की संपत्ति थे। क्या नए सर्वनाश संघ ने उन्हें बनाए रखा? क्या वे अभी भी कार्यशील थे? भले ही वे बरकरार हों, एक सर्वनाश स्तर के भूमिगत शहर में अविश्वसनीय सुरक्षा उपाय होंगे। कृति चुपके से अंदर घुस सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह भी घुस सकता था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, समय खत्म हो रहा था। सिंगूर शहर का नंबर 1 स्पेसपोर्ट मार्ग 3 दिनों में बंद हो तारांकन जाएगा। तारांकन यात्रा के समय को भी ध्यान में रखते हुए उसके पास भूमिगत शहर की खोज के लिए 2 दिनों से भी कम समय था। लेकिन कृति के चमकते चेहरे को देखकर राघव अभी उसका उत्साह तोड़ना नहीं चाहता था। अगर चीजें सुचारू रूप से चलती हैं, उसने कहा, हमारी ट्रेन में एक बड़ा अपग्रेड हो सकता है। एक बार जब हम हाई एल्टीट्यूड कॉरिडोर पार कर लेते हैं, तो हम 1 हफ्ते से भी कम समय में जियाजोह शहर पहुंच जाएंगे। वहां से हरिपुर की यात्रा छोटी है। जिस क्षण उसने ये कहा, कृति की मुस्कान गायब हो गई। उसने उसे तेजी से घूरा। रुको, तुमने अभी क्या कहा? उद्धरण चिन्ह ... क्या गलत है? राघव ने भौं से कोड़ी। क्या उसने कुछ गलत कहा? धम धम धम। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, कृति अचानक अपनी कुर्सी से नंगे पैर कूदी और उसकी ओर दौड़ पड़ी। एक बिल्ली की तरह वह उसकी गोद में बैठ गई, उसकी कमीज का कॉलर पकड़ा और उसे करीब खींचा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। हरिपुर, क्या तुम मुझे फिर से ट्रेन से उतारने की योजना बना रहे हो? राघव ने उसकी बड़ी, सुंदर आंखों में देखा और तुरंत समझ गया। वह हंसा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम हमारी संचार विशेषज्ञ हो। मैं तो बस रास्ते की बात कर रहा था। सच में? कृति ने उसकी आंखों में तीव्रता से देखा, इतनी करीब कि वह उसके चेहरे पर उसकी सांस महसूस कर सकता था। एक नर्म, झुंझुनी वाली सनसनी। सच में? राघव ने गंभीरता से सिर हिलाया। एक पल के लिए हवा स्थिर हो गई। फिर अचानक कृति आगे बढ़ी और उसकी नाक काट ली। चप! फिर उसने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। मेरे काम में रुकावट मत डालो। राघव ने हैरानी में अपनी नाक को छुआ। वह कौन सी चाल थी? परिच्छेद 92, विरूप। राघव अपनी नाक रगड़ता हुआ, कुछ अचंभित सा दिखते हुए, डिब्बे संख्या 2 से बाहर निकला। उद्धरण चिन्ह ... मुझे काटा गया। आश्चर्य है कि क्या मैं ज़ॉम्बी बन जाऊंगा? डिब्बे 3 और 4 से गुजरते हुए उसने लगभग खाली डिब्बों पर नजर डाली। ये दोनों वे थे जिन्हें उन्होंने चिराग से जब्त किया था। मुख्य रूप से भंडारण के लिए उपयोग किए जाते थे, लेकिन चूंकि उनके पास ज्यादा आपूर्ति नहीं थी, इसलिए वे अभी भी कुछ हद तक रिक्त थे। दरअसल डिब्बे संख्या 5 को छोड़कर राघव ने सभी डिब्बों में आपूर्ति वितरित कर दी थी, अप्रत्याशित स्थितियों के खिलाफ एक एहतियात के तौर पर। डिब्बे संख्या 5 में पहुंचकर उसने राज को एक कुर्सी पर राइफल लिए हुए पहरा देते हुए पाया। राघव को पास आते देख वह तुरंत खड़ा हो गया। राघव गे, क्या हम रवाना हो रहे हैं? राघव ने सिर हिलाया। नहीं, तुम अभी आराम करो।
मैं पहरा दूंगा। ठीक है, राज ने बहस नहीं की। वह जानता था कि राघव के पास हमेशा एक योजना होती है, इसलिए उसने अपनी बंदूक एक तरफ रख दी और सीधे सोने चला गया। राघव ने ट्रेन का पिछला रैंप खोला, टूटे हुए ऑफ रोड वाहन को नष्ट करने की तैयारी कर रहा था और ये देखने के लिए कि क्या वह बख्तरबंद वाहन की मरम्मत कर सकता है। राघव के लिए एक बख्तरबंद वाहन अत्यधिक मूल्यवान था, ये जमीनी अभियानों को बहुत आसान बना देगा। खुला फ्लैटबेड ट्रेलर वाहनों को लोड करने और अनलोड करने के लिए सुविधाजनक था, लेकिन सुरक्षा की कमी एक बड़ी खामी थी। अगर डाकुओं का एक और काफिला हमला करता है तो वे बस ऊपर चढ़कर एक वाहन चुरा सकते थे। हालांकि एक पूरे डिब्बे को एक ही वाहन के लिए समर्पित करना अव्यावहारिक था। राघव ने इसके बारे में सोचा और बख्तरबंद कार को डिब्बे संख्या 5 में चलाने का फैसला किया। रैंप ने इसे लोड करने और अनलोड करने में आसान बना दिया, हालांकि अन्य कार्गो को संभालते समय यह असुविधाजनक होगा। अपनी मोटरसाइकिल के विपरीत, जो कहीं अधिक मनोहर थी, इसके लिए कुछ योजना की आवश्यकता होगी। वह बख्तरबंद वाहन की ओर चला गया, सतह पर अपना हाथ रखा और निदान चलाने के लिए यांत्रिक हृदय को सक्रिय किया। बुरा नहीं, अभी भी अक्षुण्ण है, कवच से फर्क पड़ता है। ठीक है, इसे पहले डिब्बे संख्या 5 में ले चलते हैं। फ्लैटबेड ट्रेलर को ढनकी हुई बर्फ की मोटी परत पर नजर डालते हुए राघव ने मानसिक रूप से ध्यान दिया, एक बार जब वे भूमिगत शहर संख्या 9 पहुंच जाएंगे तो वह इस अतिरिक्त वजन से निपटेगा। हालांकि फिलहाल उसे फ्लैटबेड ट्रेलर की आवश्यकता थी, बस अगर उन्हें बड़े मशीनरी की आवश्यकता हुई जिसे खींचने की जरूरत थी। ये ध्यान में रखते हुए राघव बाहर निकला, तबाह हो चुके ऑफ रोड वाहन को नष्ट किया, डिब्बे संख्या 5 के उपकरण रैक को व्यवस्थित किया और रैंप को बंद करने से पहले बख्तरबंद वाहन को अंदर चलाया। फिर उसने पुराना रेडियो निकाला, सांस छोड़ी और दूर रेलवे ट्रैक की ओर देखा। वहां एक लाल कपड़ों में सिर कटी भूतनी भयानक रूप से खड़ी थी। केवल राघव रेडियो पकड़े हुए ही उसे देख सकता था। एक निषिद्ध वस्तु, चूंकि तुम एक मशीन से जुड़ी हुई हो, चलो देखते हैं कि तुम वास्तव में क्या हो। उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई जब उसने सिर कटी भूतनी को घूरा, उसके विचार तेज और गणना वाले थे। अगर तुम मुझे सिर्फ एक यांत्रिक स्रोत बिंदु दे दो तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भों, एक धुंधली चमक झिलमिला उठी। राघव ने अपना यांत्रिक हृदय सक्रिय किया। तुरंत लाल कपड़े पहने भूतनी और रेडियो हिंसक रूप से कांप उठे, उसके नियंत्रण का विरोध करते हुए। नष्ट करने की प्रगति 50%। इस तरह के छोटे यांत्रिक उपकरणों के लिए राघव को प्रक्रिया पूरी करने में केवल कुछ मिनटों की आवश्यकता थी। नष्ट करने की प्रगति 99%। अचानक भयानक दृश्यों की एक बार राघव के मन में उमड़ पड़ी। लाल कपड़े पहने भूतनी हिंसक रूप से झिलमिला उठी, उसकी चीखें वास्तविकता को विकृत कर रही थीं। जैसे ही राघव ने सोचा कि नष्ट करने की प्रक्रिया सफल होने वाली है, उसके इंटरफेस पर एक अप्रत्याशित सूचना दिखाई दी। नष्ट करने में विफल गैर यांत्रिक ऊर्जा का पता चला। फिर से प्रयास करने के लिए यांत्रिक हृदय को स्तर 3 तक उन्नत करें। चेतावनी, गैर यांत्रिक ऊर्जा का पता चला। ऊर्जा को सील करने के लिए यांत्रिक विरूप को सक्रिय किया जा रहा है। धमाका, उसी क्षण यांत्रिक हृदय ओवरड्राइव में तेज हो गया। राघव के हाथों में रेडियो परिवर्तित हो गया, उसके घटक रूबिक क्यूब की तरह खिसक कर मुड़ने लगे। सेकंडों के भीतर यह एक असंगठित आयताकार वस्तु बन गया, जिसका चांदी का एंटीना अब केंद्र में कुंडली के आकार में था। एक तीखी चीख गूंज उठी जैसे ही भयानक दृश्य टूट गए। एक अदृश्य बल संपीड़ित हुआ, राघव के हाथों में अजीब यांत्रिक घन में खुद को सील कर लिया। उद्धरण चिन्ह ... यह क्या हुआ? पहली बार राघव का यांत्रिक नष्ट विफल रहा। गैर यांत्रिक ऊर्जा को सील करने के लिए यांत्रिक विरूप का स्वचालित सक्रियण। राघव ने अब विशेषताहीन ब्लॉक को घूरा, भयानक भूतनी और मतिभ्रम पूरी तरह से गायब हो गए थे। उसने तुरंत यांत्रिक हृदय से इसे स्कैन करने की कोशिश की। कोई प्रतिक्रिया नहीं, ऐसा लगा जैसे वस्तु धातु का एक मृत पिंड बन गई हो। सील हो गया। राघव ने इस शब्द पर विचार किया। यह कोई यादृच्छिक घटना नहीं थी, उसके यांत्रिक हृदय ने अपने आप कार्य किया था। फिलहाल उसके पास प्रक्रिया पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक बार जब मैं यांत्रिक हृदय को स्तर 3 तक उन्नत कर लूंगा तो मैं इस चीज से ठीक से निपटूंगा। एक अजीब भावना ने उसे बताया। इस निषिद्ध वस्तु की शक्ति अंततः उसके नियंत्रण में आ सकती है। दोपहर 3 बजे इन्फिनिट ट्रेन के दल ने बाधा रहित आराम की एक दुर्लभ रात का आनंद लिया था। राघव भोर से पहले रवाना होना चाहता था। दक्षिणी मार्ग अभी भी 200 किलोमीटर से अधिक दूर था और चूंकि दिन का प्रकाश कम था, इसलिए उसे अधिकतम दिन के प्रकाश दक्षता के लिए रात में यात्रा करने का जोखिम उठाना पड़ा। 10 घंटे से अधिक सोने के बाद पूनम के चेहरे पर आखिरकार कुछ रंगत लौट आई थी।
भोपाल शहर छोड़ने के बाद से यह उसकी सबसे अच्छी नींद थी। ट्रेन के अंदर गर्म पीली रोशनी एक आरामदायक चमक डाल रही थी, जो बाहर के भयंकर बर्फीले तूफान के विपरीत थी। पूनम, जो अब नेविगेटर और रसोइया दोनों का काम कर रही थी, खाना बना रही थी। इस बीच राज और रजिता पूरी तरह से तैयार थे, अपनी बंदूकों और गोला बारूद की जांच कर रहे थे। कृति, जिसने रात भर काम किया था, जल ऑक्सीजन प्रणाली पर काम नहीं कर रही थी, इसके बजाय वह ट्रेन की रडार प्रणाली को अपग्रेड कर रही थी। राघव के निर्देशन के साथ उसने आगे की ऊर्ध्वाधर ट्रैक स्थितियों की निगरानी के लिए ऑप्टिकल सेंसर को समायोजित किया, एक प्रमुख खतरे का एक सुरुचिपूर्ण समाधान जिसका वे सामना कर रहे थे। हॉर्न, इलेक्ट्रिक और गैस चालित इंजन गड़गड़ाहट के साथ जीवित हो उठे। इन्फिनिट ट्रेन अपनी रात के आराम के बाद आगे बढ़ी। कुछ ही देर में ट्रेन राजपर्वत जंक्शन पर पहुंच गई। राघव बाहर अंधेरे में ट्रैक की स्थितियों की जांच करने के लिए निकला। निश्चित रूप से उसके सामने एक नवनिर्मित उच्च श्रेणी की रेल लाइन थी, एक आशाजनक संकेत। उसने स्विच को समायोजित किया, ट्रेन को शाखा लाइन पर पुनर्निर्देशित किया। खन खन खन, सावधानी से आगे बढ़ते हुए राघव और पूनम ने ट्रेन की गति कम रखी, ट्रैक को ध्यान से देखते हुए। दूर राजपर्वत का आकृति रात के आकाश के खिलाफ मंडरा रहा था, जैसे ही ट्रेन दक्षिण की ओर दबाव डाल रही थी। राघव, देखो, कॉकपिट से पूनम ने ट्रैक की ओर इशारा किया। 6 समानांतर ट्रैक, यह एक विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना रही होगी। अचानक धड़ाम, एक तबाहकार ट्रैक पर पड़ी थी। इन्फिनिट ट्रेन के आइसब्रेकर शील्ड ने उसे टकराकर एक तरफ कर दिया, जिससे मलबा हवा में उड़ गया। पूनम सहमी, जबकि राघव की आंखें सिकुड़ गईं। जैसे ही वे आगे बढ़े, परिदृश्य बदल गया। ट्रैक के समानांतर चल रहा राजमार्ग अब छोड़ी गई कारों से जाम था, जिनमें से कई बर्फ में दबी हुई थीं। इतने सारे वाहन क्यों? राघव, ये बदतर होता जा रहा है। बीप बीप, रडार अलार्म गूंज उठे। कृति कॉकपिट में दौड़कर आई, चेहरा पीला पड़ गया था। सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध है। कम से कम 10,000 वाहन होने चाहिए। राघव की नज़र तेज हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लगता है कि वे सभी भूमिगत शहर में भागने की कोशिश कर रहे थे। फिर जैसे ही भोर हुई, रोशनी ने एक सर्वनाश का दुष्स्वप्न प्रकट किया। पूरा राजमार्ग लाशों के नीचे दबा हुआ था।